हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? फाइन, वेरी गुड, ओके। आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही क्यूरियस हैं, बहुत ही डिलीजेंट हैं और बहुत ही मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स हैं। और आप सभी को देखने से ऐसा लगता है कि हमारे सारे बच्चे बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं और सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, सबके अपने अपने टारगेट हैं। आपको बहुत आगे बढ़ना है स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अगर हम इसके नेम के डिटेल में जाएं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक तो सर्कुलर मोशन है, तो बॉडी कैसे ट्रैक पर चल रही है, कैसे पाथ पर चल रही है? सर्कुलर पाथ पर चल रही है। और फिर कैसी चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। क्या चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखिए तो सन अर्थ के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। मून अर्थ के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ओके, ये सारे एग्जांपल क्या हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर या एक सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या यूसीएम है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves with constant speed on a circular path, constant speed on a circular path, its motion is said to be uniform circular motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया स्टूडेंट्स? फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बताया अर्थ सन के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। मून अर्थ के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अगर आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाइट कर करके उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कराएं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ये डेली लाइफ के सारे एग्जाम्पल क्या हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर होगी तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी और सर्कुलर पाथ पे चल रही होगी। दो क्राइटेरिया है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रही होगी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी, तब उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। डायरेक्शन चेंज हो रही होगी सर्कुलर पाथ पर हर समय, इसलिए डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कहेंगे। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन जरूर होगा, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां कहीं भी वेलोसिटी चेंज होती है वहां एक्सेलरेशन मस्ट है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। मींस जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये मैं आपको बता दूं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो जब भी कोई बॉडी
सर्कुलर मोशन में होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, और उसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या? उसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के विषय में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में अब हम ऐसे केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या? केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी चेंज होने के 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं। चाहे आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, अर्थात स्पीड चेंज कर दो, चाहे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दो, चाहे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो। तो अब हम जो एग्जांपल कंसीडर करने चल रहे हैं, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, मींस स्पीड कांस्टेंट होगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। क्या होगी? केवल डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए, देखिए ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? रेक्टेंगुलर ट्रैक है। अब इसमें ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये इसकी साइड है। कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है, कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है, कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। जब वो ए से बी पर पहुंचेगा तो अपने को इसी ट्रैक पर बनाए रखने के लिए, रेक्टेंगुलर ट्रैक पर बनाए रखने के लिए, देखिए बी स्पीड से चल रहा है। जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसे फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। देखिए स्पीड वही है। जब ये सी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसको अपने इसी ट्रैक पर बनाए रखने के लिए फिर इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। देखिए स्पीड वही है। जब ये डी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसको फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, स्पीड वही है। देखिए 1 राउंड में इसने कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया? बोलिए बच्चों, कितनी बार चेंज किया? 4 टाइम्स। एक जब ये बी पर पहुंचा तब चेंज किया, एक जब ये सी पर पहुंचा तब चेंज किया, एक ये डी पर चेंज किया, एक ए पर चेंज किया। तो 4 टाइम्स इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया अपने को इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पर बनाए रखने के लिए। यहां पर देखिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड फिक्स है, केवल क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, यहां पर कितनी साइड्स है? 4 साइड है। कितनी साइड है? 4 साइड है। अब अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, मान ले कि हम हेक्सागन ले लें। ये तो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक था, अगर हम एक हेक्सागन ले लें, ये एक हेक्सागन है। क्या है स्टूडेंट्स? हेक्सागन। देखिए जिसमें 6 साइड हो, सब इक्वल हो, उसे रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ये एक हेक्सागन है। अब कोई पर्सन यहाँ ए से चलना स्टार्ट करता है, यहां से मूव करना स्टार्ट करता है, ए से बी गया। अब जब ये बी पर पहुंचेगा तो अपने को इसी ट्रैक पर बनाए रखने के लिए इसको अपनी डायरेक्शन फिर चेंज करनी पड़ेगी। देखिए ये चेंज कर दिया। और यहां सी पर पहुंचेगा तो फिर इसको अपने को इसी ट्रैक पर बनाने रखने के लिए अपनी फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। स्पीड देखिए वही है। जब ये डी पर पहुंचेगा तो फिर इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जब ये ई पर पहुंचेगा फिर इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जब ये एफ पर पहुंचेगा तो फिर इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। देखिए स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, ओनली क्या चेंज हो रहा? डायरेक्शन। अब आप बताइए कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुई? 6 टाइम्स। कितने टाइम्स चेंज हुई? 6 टाइम्स। पहले ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर एफ पर। 6 टाइम्स उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा उसी ट्रैक पर बनाए रखने के लिए। ये क्या है? ये है रेगुलर
हेक्सागन, ये क्या है? रेगुलर हेक्सागन। अब अगर हम नंबर, यहां पर नंबर ऑफ साइड कितनी है? 6, यहां पर नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4। अब अगर हम नंबर ऑफ साइड्स और इंक्रीज कर दें, सपोज कर लो हम ऑक्टागन ले लें। ऑक्टागन में देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऑक्टागन है। ए ये एक ऑक्टागन है। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है। कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? देखिए 8 नंबर ऑफ साइड है। कितनी नंबर ऑफ साइड है? 8 नंबर ऑफ साइड है। क्या है? 8 नंबर ऑफ साइड है। अब देखिए कोई पर्सन यहाँ ए से चलना स्टार्ट करता है, ए से ये बी पर आएगा, बी पर फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, बी से सी पर आएगा, सी पर फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, सी से डी पर आएगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, डी से ई पर आएगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ई से एफ पर आएगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जी से जब एच पर जाएगा फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, एच से जब ए पर जाएगा फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। स्पीड इसकी सेम है। अब देखिए कितने टाइम्स उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। लेकिन स्पीड क्या है उसकी? फिक्स है, स्पीड यूनिफॉर्म है। ये 8 टाइम्स उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। ऐसे अगर हम नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते जाएं, अभी देखिए 4 था, फिर हमने 6 कर दिया, फिर 8 कर दिया, फिर मैं 10 कर दूं, फिर मैं 20 कर दूं, फिर मैं 100 कर दूं, फिर मैं 1000 कर दूं, फिर मैं इन्फिनिटी कर दूं। क्या कर दूं? इनफाइनाइट कर दूं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड कर दूंगा, नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट कर दूंगा। अब देखिए यहां पर 4 साइड थी तो साइड की लेंथ इतनी बड़ी थी। यहां पर देखिए 6 साइड हो गई, साइड की लेंथ और छोटी हो गई। यहां पर देखिए साइड की लेंथ और छोटी हो गई। तो अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड कर देंगे तो ये जो आपका डायग्राम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपके एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब सर्कल एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड होती हैं। सर्कल एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड होती हैं और हर एक साइड की लेंथ पॉइंट के बराबर होती है। हर एक साइड की लेंथ पॉइंट के बराबर होती है। कितनी होती है? पॉइंट के बराबर होती है। तो जब नंबर ऑफ साइड आपकी इनफाइनाइट हो जाएंगी तो उस केस में ये एक सर्कल बन जाएगा। अब कोई एक बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, इसकी रेडियस को हम लोग आर कंसीडर कर लें। क्या कर लें? आर कंसीडर कर लें। कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, इसकी रेडियस को हम आर कंसीडर कर लें। सपोज कर लो ये यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है। किससे? यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है। अब हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर या एक सर्कुलर पाथ पर एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, फिक्स्ड स्पीड से मूव करती है, तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर एक फिक्स्ड स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहां पर डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए पॉइंट है, यहां पर डायरेक्शन देखिए क्या है। यहां ए पॉइंट पर डायरेक्शन देखिए क्या है? नॉर्थ।
बी पॉइंट पर देखिए डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। बी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। सी पॉइंट पर डायरेक्शन देखिए क्या है, सी पॉइंट पर है साउथ। डी पॉइंट पर डायरेक्शन देखिए क्या है, ईस्ट। तो हर एक इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहेगी तो वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, और वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आता है और वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर स्पीड फिक्स है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यही अगर स्पीड चेंज हो जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। अब इसका मतलब कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही हो और कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर वो वेरिएबल स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको आप 11 क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर दो तरीके से मूव कर सकती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, जब वो वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए डिस्कशन देखिए। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपने अभी स्टडी किया, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो एक राउंड उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जब कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जब ये एक राउंड कंप्लीट करेगी तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr। स्पीड कितनी है, v। तो टाइम कितना लगेगा, 2πr/v। एक राउंड में इतना टाइम इसको लगेगा। यहां टी को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक राउंड में ये 2πr/v इतना टाइम इसको लगेगा, इतना टाइम इसको लगेगा। अब आपसे कहा जाए t इक्वल टू 2πr/v, टी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको हम सेकंड में लेते हैं। अब एक राउंड जब वो कंप्लीट करेगी तो डिस्टेंस कितनी चलेगी, यहां ए से चल करके ये ए पॉइंट पर फिर आ जाएगी तो डिस्टेंस से चलेगी 2πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो एक राउंड कंप्लीट करने में डिस्टेंस 2πr हो जाएगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे अगर तो एक राउंड में, वन राउंड में डिस्टेंस 2πr,
डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। वन राउंड में डिस्टेंस 2πr और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर ये बॉडी n राउंड कंप्लीट करती है तो n राउंड में कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 2πr इंटू n राउंड अगर ये कंप्लीट करती है तो डिस्टेंस हो जाएगी 2πr इंटू n। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2πr इंटू n। अब डिस्प्लेसमेंट अगर पता करना है तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि n राउंड में उस बॉडी की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू 2πr इंटू n कर देंगे तो यहां से आपका डिस्टेंस पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी, डिस्टेंस पता लग जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये जो अगर कंप्लीट राउंड है तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर ये जो नंबर ऑफ राउंड है ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। तो टाइम पीरियड क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब एक राउंड में टाइम लग रहा होगा कैपिटल टी, तो हाफ राउंड में कितना लगेगा, t/2। 1/4 राउंड में कितना लगेगा आपका, t/4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बात और यहाँ पर बता दें, अगर आप एक स्टोन ले लीजिए, एक स्टोन ले लीजिए, उसको एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग में टाइट कर दीजिए, उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कराइए, तो रोटेट कराइए तो वो एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा स्टोन। और लगातार आपको कंटिन्यूअसली अपने फिंगर्स की सेंटर की ओर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जिस स्ट्रिंग में वो स्टोन बंधा हुआ है, टाइट है, उस स्ट्रिंग में एक तनाव आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा, वो टाइट हो जाएगी। इस टाइटनेस को टेंशन कहते हैं। तो जब एक स्टोन को किसी स्ट्रिंग से आप बांध करके घुमाओगे लगातार हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो उसमें एक टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, वो टेंशन फोर्स होगा, उस फोर्स की वजह से वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब अगर अचानक वो स्ट्रिंग टूट जाए या आप स्ट्रिंग को छोड़ दीजिए, तो जिस मोमेंट पर आप स्ट्रिंग को छोड़ेंगे उस मोमेंट पर वो स्टोन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर उसकी डोरी को कट कर दिया जाए स्ट्रिंग को, तो बताइए किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो स्ट्रिंग के कट करते समय जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में टेंजेंट के लॉन्ग वो मूव कर जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी, जैसे ये देखें, ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही, सपोज कर लो ये एक स्ट्रिंग है, अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ हम कट कर दें तो ये बॉडी ये टेंजेंट के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। इसका एग्जांपल हम बता दें, आप लोग जो बाइसिकल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उसमें जो आपका मडगार्ड होता है, मडगार्ड जो है वो व्हील में टेंजेंट के लॉन्ग लगा होता है, जिससे जितने मड पार्टिकल हैं वो जाकर के मडगार्ड से जाकर के टकराएं, स्ट्राइक करें तो वो रोक लिए जाए, तो वो इसीलिए टेंजेंट के लॉन्ग लगाया जाता है। तो जब भी कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और ऑल ऑफ सडन उसकी स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो वो टेंजेंट के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा सर्कुलर मोशन के विषय में। अब इसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो ए पॉइंट से अगर ये बॉडी यहां पर आ जाएगी डायमेट्रिकली अपोजिट में, मान लो यहां पर आ गई तो यहां से यहां आ जाएगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से बी तक 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। 2πr तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए से बी आया, आर ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ओके, अब इस पर से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, उसका मैं मेथड बता दूं। सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 में आपको ये देखना है कि कितना टोटल टाइम दिया गया है, जिस टाइम के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल में। सपोज करो वो टोटल टाइम स्मॉल टी गिवन है,
टोटल टाइम स्मॉल टी गिवन है। अब आपको देखना है कि टाइम पीरियड कितना है, कितने राउंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रही है। टाइम पीरियड आपका टी है, तो आपको नंबर ऑफ राउंड निकाल लेने हैं। इस फॉर्मूले से आपका नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे। टोटल टाइम को जब आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे तो ये पता लग जाएगा कि सर्कुलर पाथ पर वो कितने राउंड कंप्लीट कर रही है, क्या कर रही है, कितने राउंड कंप्लीट कर रही है, ये आपको पता लग जाएगा। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक आपके देखिए, पहला स्टेप ये है कि आपको ये देखना है कि टोटल टाइम कितना गिवन है, जिसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है। दूसरा स्टेप आपको देखना है कि टाइम पीरियड कितना है। फिर आपको क्या करना है, टोटल टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएगा। अब नंबर ऑफ, यहाँ पर दो केसेज हो सकते हैं। n जो है वो इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए, n इंटीजर आ जाए, मान लो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, n इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो n अगर इंटीजर आ जाए, इंटीजर का मतलब ये 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, फ्रैक्शनल में ना आए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर वो बॉडी कंप्लीट राउंड कर लेगी तो जहां से चली थी वहीं फिर पहुंच जाएगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एन। डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एन। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एन। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस देखिए इस केस में अगर n कंप्लीट इंटीजर हो गया तो यहां से दो केस बन जाएंगे। देखिए हम इसको इधर मेंशन कर दे रहे हैं, यहां आप देखिए अब जो नंबर ऑफ राउंड आपका आया, नंबर ऑफ राउंड देखिए n अगर इंटीजर आ गया, इंटीजर मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। रीजन क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जहां से चली थी वहीं पहुंच जाएगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो जाएगी। अगर इंटीजर और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी नंबर ऑफ राउंड इंटू 2 पाई आर, ये डिस्टेंस आ गई। तो पहला केस ये हो गया, आपने टोटल टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, जो आया वो नंबर ऑफ राउंड आ गया। अगर नंबर ऑफ राउंड इंटीजर में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्टेंस n इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। केस सेकंड, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। सपोज कर लो वो आ गया x y अपान z, ये n की वैल्यू x y अपान z आ गई। तो देखिए ये कंप्लीट राउंड हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, तो x में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मैं सपोज कर लो नंबर ऑफ राउंड आ गया 2 1 अपान 2, ये 2 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, केवल 1 अपान 2 राउंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। तो इस राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, केवल आपको y अपान जेड राउंड में आप x राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, y अपान जेड राउंड में आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा, कैलकुलेट कर लेना होगा। और डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ राउंड कर देंगे, डिस्टेंस फिर वही आ जाएगी।
तो डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये देखेंगे कि नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट है या फ्रैक्शन में है। तो जितने कंप्लीट राउंड होंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जो फ्रैक्शन में होंगे उसमें आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी में मैं बता दूं न्यूमेरिकल कौन सा है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर आपको डिस्कस करना है और सॉल्व करना है अपने फेयर नोटबुक में। आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 पेज 112 फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये इसी कॉन्सेप्ट पर है। नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। अब आपका होमवर्क ये है, आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे। जो नहीं आएगा उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करेंगे। ओके आप देखिए, आपको अभी हमने डिस्कस किया न्यूमेरिकल के लिए। आप सभी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, हमें एक्सपेक्टेशन है आप सभी सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिससे आने वाले फ्यूचर में आप जो है अपना सिलेक्शन ले पाए और सिलेक्शन ले करके जो भी अपनी मंजिल है उसको आप लोग फुलफिल करें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें और एक दिन आप एक बड़े इंसान बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने, जिससे पूरी दुनिया आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए और सबकी जुबान पर आपका नाम हो, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। मैं यही चाहता हूं कि हमारा सभी स्टूडेंट जो है वो अपने अपने फील्ड में मास्टर बने, चाहे वो कोई साइंस के फील्ड में जाए, चाहे कोई वो इंजीनियरिंग में जाए, चाहे वो मेडिकल में जाए, चाहे वो IAS-PCS में जाए, चाहे वो DMS-DM में जाए, चाहे वो जिस भी फील्ड में रहे, जहां भी रहें आप वहां पर बुलंदियों पर रहें, टॉप पर रहें, वहां पर हमेशा चीफ गेस्ट के रूप में रहें, लोग आपके लिए अप्रिसिएशन करें। मैं यही अपने बच्चों के लिए चाहता हूं। तो आप लोग ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको स्टडी करेंगे और नहीं आएगा तो हमारे सभी स्टूडेंट विल मिस यू के सर, ठीक ना, आप हमें रिमेंबर करेंगे।